हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यादृष्टि ट्यूटोरियल। और आज की फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जो कि आपका यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें अब सीखने वाले हैं, यानी कि आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। मोस्टली इसमें 3 से 4 लेक्चर कम से कम तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस साथ में असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड डिस्कशन के अलावा को अगर इंक्लूड कर लिया जाए तो 5 से 6 क्लासेस जो है आपके इसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन ये चीज़ यकीन मानिए कि इन 5 से 6 क्लासेस में आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से एक एक लेक्चर को आपको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट्स की। चूँकि चैप्टर का नाम ही है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट, तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही करेंगे कहाँ से? यूनिट से। लेकिन यूनिट से पहले एक चीज़ हमें जाननी ज़रूरी है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, इनके बारे में एक थोड़ा सा हमारे पास एक रफ आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब क्या है कि दिस इज़ द कह सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फिनोमिना कह सकते हैं, और प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी या फिनोमिना या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं होती है, जिसकी वजह से जिसको जो है क्या कह सकते हैं, मेज़र किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ का मतलब यह है कि इट इज़ अ फिनोमिना और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेजर्ड और कैन बी कैलकुलेटेड, या तो कैलकुलेट किया जा सकता है फ्रॉम अदर मेजरमेंट्स की हेल्प से उनको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलेंगे बेटा? फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे तो आगे सबसे पहले एक टर्म्स होता है, यानी कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, इनका जो मेज़रमेंट होता है, तो मेज़रमेंट बेसिकली हम कहेंगे इन क्वांटिटीज़ के जो मेज़रमेंट में इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, कुछ चीज़ों का, जैसे इनका बेसिकली हम क्या कहते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, कंपेरिजन करते हैं किसी स्टैंडर्ड चीज़ से जो कि इंटरनेशनली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, या कह सकते हैं आर्बिट्रली कोई एक आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेते हैं और उस आर्बिट्ररी वैल्यू से हम इसकी चीज़ को कंपेयर करते हैं, और वो आर्बिट्ररी जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ऐसे रेफरेंस स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को, ठीक है, ले करके हम उससे कोई भी चीज़ मेज़र करते हैं। ठीक है, तो जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हम कंसिडर करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को हम क्या बोलते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूनिट की डेफिनेशन लिखनी जाए, यानी कि डिफाइन यूनिट्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ यूनिट, तो इसका मतलब क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज अकम्पलिश्ड बाय या इज द involves measurement of any physical quantity involves with the certain basic या arbitrary chosen internationally acceptable values which is considered as a reference point। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो बेसिक टाइप्स के जो यूनिट हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट, यहाँ पे बेटा देखो टाइप्स यूनिट बेसिकली 2 बेसिस पे है। एक हमारा क्या है? फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं? यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती हैं, यानी कि यूनिट्स यूज्ड फॉर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और डेराइव्ड जो है यूनिट्स यूज्ड फॉर डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट यूज़ होंगी उसको हम डेराइव्ड यूनिट्स कहेंगे, और जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ होंगी उनको फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। अब यहाँ पे एक बात करेंगे कि यानी कि एक कंप्लीट जो सेट होता है, इन चाहे फंडामेंटल हो, डेराइव्ड हो, इनका जो एक कंप्लीट यूनिट्स का जो सेट होता है उसको हम बेटा बेसिकली बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट जो सेट होता है उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ, यानी कंप्लीट सेट ऑफ द फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ यूनिट।
और एक चीज़ और जानना ज़रूरी है कि जो रिज़ल्ट है, यानी कि जो भी चीज़ें हम मेज़र करते हैं उसका जो रिज़ल्ट है, जिसको हम बेसिकली मैग्नीट्यूड कहते हैं, तो जो मैग्नीट्यूड होता है बेसिकली ये क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि एक नंबर और अलॉन्ग विद द यूनिट के साथ लिखा जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से, यानी कि उसके मेज़रमेंट को जो भी मेज़रमेंट का रिजल्ट होता है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं m = NU, शॉर्ट में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से सवाल ये उठता है कि यानी कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें, जिसमें हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हैं, यानी कि आज के SI सिस्टम बार बार हम ये चीज़ टर्म यूज़ करते हैं, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक रफ आइडिया ले लेते हैं, यानी कि बेसिकली ये है क्या चीज़। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो बेसिकली अगर हम बात करें यानी कि अर्ली टाइम में जो साइंटिस्ट यूज़ करते थे, कुछ सिस्टम्स यूज़ करते थे जिनका आज भी मतलब जो है बहुत रिसेंट टाइम पीरियड तक जो है बहुत ही एग्रेसिवली यूज़ हुआ है। ठीक है, तो उनके बारे में, हालांकि उस तरह से देखा जाए फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बहुत वैराइटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ की हैं, बट उनको मतलब रिड्यूस करके यानी कि उनको स्टडी करने के लिए कुछ नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स के बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज करके और उनका कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है हम क्या करते हैं, यानी कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है, तो पहले अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अलग अलग सिस्टम होता था, यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो अलग अलग सिस्टम में मेजरमेंट करती थी, या उस टाइम के अलग अलग कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट होते थे, ठीक है, जो रिसर्चर्स होते थे, ठीक है, वो अलग अलग यूनिट्स बेसिकली यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अलग अलग सिस्टम में जो जिसमें से मोस्ट कॉमन जो सिस्टम थे, जैसे FPS सिस्टम, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अभी बहुत लेटेस्ट मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक ये चलने वाले यूनिट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली यूज़ किया गया, अभी तक रिसेंट एरा तक भी यूज़ किया जाता है और आज भी कहीं ना कहीं यूज़ होते हैं ये। ठीक है, तो उसमें से जो मेन थे, यानी कि अगर हम बात करें FPS सिस्टम, तो इनमें से जनरली लेंथ, मास और टाइम के लिए कुछ का यूज़ किया जाता है। जैसे FPS में लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकेंड। इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश में आज भी ये यूज़ होता है, ब्रिटिश सिस्टम में ये यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका होता है CGS सिस्टम। CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और इसके बाद से होता है MKS सिस्टम। MKS में क्या होता है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, तो ये बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं जो बहुत ही एग्रेसिवली यूज़ होते थे। इसके बाद से बेटा SI सिस्टम आया। SI सिस्टम सबसे पहले हम जान लें SI का फुल फॉर्म क्या होता है। चूँकि ये सिस्टम अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्लेसेस पे ये यूज़ होते थे, जिसकी वजह से क्या होता है ये कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए, यानी कि उस टाइम के एक साइंटिफिक कन्वेंशन हुआ था, या फिर कह सकते हैं मेज़रमेंट से रिलेटेड, मेज़रमेंट को लेकर के एक कन्वेंशन हुआ था और उसमें ये चीज़ डिसाइड किया गया, ठीक है, कि भाई देखिए हर एक कंट्री का अपना अलग अलग मेज़रमेंट का स्केल है, हर चीज़ हर कंट्री हर प्लेस पे अलग अलग तरह से मेज़रमेंट है, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ें होनी चाहिए, ताकि जो है एक कॉमन या एक यूनिफिकेशन बनाया जा सके। किसी भी मेज़रमेंट को, किसी भी चीज़ों को हम मेज़र करें तो उसको यूनिफाई कर सकें थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके लिए जो है एक नया सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं MKS सिस्टम। तो SI सिस्टम। ठीक है, तो SI सिस्टम बेसिकली SI का फुल फॉर्म क्या होता है ये चीज़ पहले जानना बहुत ज़रूरी है, और ये अक्सर पूछ दिया जाता है। आप बोलते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बट ये एक्चुअल में SI का जो फुल फॉर्म होता है, SI का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है, सिस्टम में इंटरनेशनल
सिस्टमे इंटरनेशनले डी यूनाइट्स, ठीक है, इसको ऐसे लिखिए, इंटरनेशनले डी यूनाइट्स। इंटरनेशनल का मतलब होता है, इंटरनेशनली मतलब होता है इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसको आप जो इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। या इसको और हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोलते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन क्या है कि साइज सिस्टम। अब ये साइज सिस्टम की खासियत क्या थी, इसमें लेंथ, मास और टाइम के साथ साथ, यानी कि सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को तो मेज़र किया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो है कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी आई जो कि क्या है कि ना ही फंडामेंटल में थी ना ही डिराइव्ड में थी, जिनको हम अलग से जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जिनका नाम दिया गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो उनके बारे में, उनकी भी जो है इसने इस सिस्टम में, साइज सिस्टम में एक पर्टिकुलर यूनिट्स डिसाइड की गई, ठीक है। और वो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। चलिए इसको देखते हैं। अब अलग अलग सिस्टम के लिए अगर हम देखें, एक तरफ हम कॉलम बना लें फिजिकल क्वांटिटीज़ का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और इसके बाद से इसके सामने SI यूनिट का और यहाँ पे सिंबल का। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल की, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कह सकते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो सिक्स्थ जो है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और सेवेंथ पार्ट आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इसके अगर हम SI यूनिट की बात करेंगे तो ये इसकी SI यूनिट होती है मीटर, इसका SI यूनिट किलोग्राम, इसका सेकेंड, एंड इसका एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है M, इसका kg स्मॉल में होता है, दिस इज S, सेकेंड, एम्पियर कैपिटल A, केल्विन कैपिटल K, MOL, कैंडेला को CD, ठीक है। तो इस तरह से इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इनके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी हैं जिनका इंक्लूड किया गया है SI सिस्टम में, ठीक है। उनको भी जो एक पर्टिकुलर यूनिट डिसाइड की गई। तो आइए देखते हैं उनका क्या डिसाइड किया गया था। सप्लीमेंट्री यूनिट्स या क्वांटिटीज़, इसमें जो मेज़र थे, पहला क्या है आपका प्लेन
एंगल, जनरली इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा सॉलिड एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ठीक है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब यहाँ पे प्लेन एंगल के लिए जो दिया गया रेडियन, और इसका सिंबल RAD। सॉलिड एंगल के लिए जो ऐसा यूनिट रखा गया स्टेरेडियन, और SR इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेरेडियन। अब ये सवाल ये उठता है कि ये प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल है क्या चीज़। तो सिंपली अगर हम एंगल की बात करें, ये जो आपको आर्क दिख रहा है, दिस इज थीटा, दिस इज x एंड दिस इज रेडियस। तो अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस का जो है रेशियो होता है। इसी तरह से अगर हम किसी 3D प्लेन की बात करें, ठीक है, कि अगर जैसे मान लीजिए एक 3D प्लेन हमने ले लिया, ठीक है, जैसे आपका रूम है तो रूम का जो कॉर्नर होता है, जैसे रूम है तो रूम का अगर कॉर्नर पार्ट आप देखिए तो एक बेसिकली जो है एक सॉलिड एंगल की तरह से, यानी कि जैसे ये वाला पोर्शन अगर आप देखें तो एक इधर भी और एक प्लेन हमारा ये बोर्ड पे है ये, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। किसी सॉलिड में कि कॉर्नर पे जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं ओम। दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द DA इज द जो भी एरिया है इसका DA। तो इस केस में अगर हम देखें यहाँ पे d ओम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DA अपॉन R स्क्वायर। ये जो रेशियो होता है ये होता है आपका सॉलिड एंगल। अगर यहाँ पे कंप्लीट इसका ले लेंगे, कंप्लीट चूँकि एक पोर्शन अगर हम ले रहे हैं, जो भी इस स्फीयर है, जो भी सरफेस है उस सरफेस का एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं, इसलिए इसको DA लिख रहे हैं। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इज इक्वल टू एरिया ऑफ, सिंपली अगर हम देखें ओम इज इक्वल टू एरिया ऑफ द कर्व कह सकते हैं, या जो भी इसका सॉलिड कर्व कह लेंगे, सॉलिड कर्व अपॉन रेडियस स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन होता है बेसिकली इसको बोलते हैं व्हाट, इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल या स्टेरेडियन। यानी कि जो आंसर ये आएगा दिस इज द स्टेरेडियन, ये सार लिख सकते हैं, और इसका जो आंसर आएगा इसको लिख सकते हैं RAD। ठीक है, तो ये बेसिक आपका एक आइडिया था कि यानी कि सप्लीमेंट्री के अलग अलग क्वांटिटीज़ का जो यूनिट्स हैं वो क्या क्या डिसाइड की गई थी। इसके बाद से कुछ SI यूनिट्स का जो है डेफिनेशन, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो थी उनको डिफ़ाइन कैसे किया गया। जैसे 1 मीटर है तो 1 मीटर को डिफ़ाइन कैसे किया गया और कब किया गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीटर की। तो 1 मीटर को आप कैसे डिसाइड करोगे कि 1 मीटर को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो सिंपली अगर 1 मीटर को डिफ़ाइन करना है तो ऐसे लिखेंगे, द मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई अ लाइट, यानी कि द मीटर इज़ द पाथ ट्रेवल्ड बाई द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299 समथिंग 299792458। ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अगर 1 मीटर को आपको डिफाइन करना है, 1 मीटर इज इक्वल टू पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299, ठीक है, 1/299 792,458 792,458 सेकेंड। मतलब इतने टाइम में जो भी पाथ ट्रेवल करेगा लाइट इन वैक्यूम, यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर लेंगे, इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे 1 मीटर। सिंपली क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 अप्रॉक्सीमेटली 3, इसी को हम लिखते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर स्पीड ये है, टाइम हमें नहीं मालूम और d निकालना है, तो दिस सिंप्लाइज d/t इज इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सिंपली लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/s इज इक्वल टू t, यानी कि जो टाइम 1 सेकेंड में, अगर 1 सेकेंड में जितना, अगर इतना या फिर इतने सेकेंड में कह सकते हैं कि इतने सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, वही क्या हो जाएगा 1 मीटर होगा। इसको 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 1983 में इसको डिफाइन किया गया था। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा आता है किलोग्राम। तो किलोग्राम को अगर डिफाइन करने के लिए, यानी कि किलोग्राम का जो कंपेरिजन है, तो किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप। ठीक है, यानी कि इसमें क्या किया गया था, प्लेटिनम इंडियम एलॉय का सिलेंडर लिया गया, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स पर जो है एट सेवेर्स में रखा हुआ है, यानी कि जो पेरिस के पास है, फ्रांस पेरिस के पास है, वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ रखा गया है वहाँ पे, प्लेटिनम इरिडियम का जो एलॉय सिलेंडर रखा गया है, उससे कंपेयर किया गया, यानी उसको कहा गया है कि वो 1 kg होगा। इसी के साथ जो हमारा दूसरा है, दैट इज़ द सेकेंड, यानी कि टाइम की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है सेकेंड। अब सेकेंड को डिफाइन करने के लिए बेटा सिंपली क्या आता है, यानी कि सेकेंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the सीजियम 133 एटम, यानी कि सीजियम 133 एटम का ग्राउंड स्टेट में जो उनको ऑसिलेशन होने का जो टाइम पीरियड होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, उसको कहा गया 1 सेकेंड। ठीक है, इसी के साथ जो है नेक्स्ट हमारा टर्म आता है एम्पियर। 1 एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो 1 एम्पियर चूँकि आगे हम हर क्लासेस में यानी कि आपका जो है नेक्स्ट क्लास में, क्लास 12th में हम लोग इसको डेफिनेशन वहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का अगर हम डेफिनेशन देख रहे हैं तो इसका भी हम देख लें, सभी फंडामेंटल एसआई यूनिट्स का जो हम देख रहे हैं तो इसका भी देख लेते हैं। तो 1 एम्पियर को अगर आपको डिफाइन करना है तो 1 एम्पियर इज़ द डायरेक्ट करेंट इन विच 2 इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स, अगर हम 2 इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स को, ठीक है, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर रख दें और उनके बीच में जो भी फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, इफ़ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय देम इज़ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ की अगर हम बात करें, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विच आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू द 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, then we can say that the 1 ampere of current is flowing through these wires। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1948 में, और इसी तरह से आपके सेकेंड्स को 1967 में, और इस यहाँ पे जो है आपका किलोग्राम को 1889 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसके बाद से आता है केल्विन। तो द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट पे 1/2.73, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/273.16 ऑफ द पार्ट, यानी इसका जो है ऑफ द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर है। ट्रिपल पॉइंट पे जो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ली जाती है वाटर के ट्रिपल पॉइंट पे, ठीक है, इस उसका जो है इतना पार्ट जो है जो भी होगा उसको हम बोलेंगे 1 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोल। तो द मोल बेसिकली क्या है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज द हीप ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं, बट यहाँ पे एक साइंटिफिक डेफिनेशन दिया गया है, यानी कि 1 मोल को अगर आपको डिफाइन करना है तो द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज एट देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ C12, यानी कि 0.012 किलोग्राम या 12 ग्राम ऑफ द 1/12 ग्राम ऑफ द C12 एटम के इक्विवेलेंट अगर जो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि किलोग्राम कंसीडर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका कैंडेला।
कैंडेला की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे मोल की बात करें तो मोल 1971 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट आपका है कैंडेला। द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट emits monochromatic radiation of frequency 540 into 10 to the power 12 hertz। 540 into 10 to the power 12 hertz की फ्रीक्वेंसी का अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है जितनी इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, ठीक है, यानी कि हैज़ एन रेडियंट इंटेंसिटी इन दैट डायरेक्शन ऑफ 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, यानी कि 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन जो भी इंटेंसिटी वो रेडिएट करेगा उसको हम बोलेंगे कि दैट इज़ द 1 कैंडेला। ठीक है, तो इस तरह से इन सब की डेफिनेशंस आपके एनसीईआरटी में भी दे रखी है। एनसीईआरटी में एक टेबल आपका बना हुआ, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इस डेफिनेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं और इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल डेफिनेशन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डेफिनेशन लर्न होने से आपके माइंड में ये चीज़ पता आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, 1 मीटर का मीनिंग क्या है, 1 किलोग्राम का मीनिंग क्या है। ये चीज़ आप उसको आपके माइंड में अगर इस तरह के क्वेश्चन जो भी आएंगे तो उनको आंसर आप दे पाओगे, या फिर कोई भी आपसे पूछे तो उसको आंसर दे सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ जो लैंग्वेज लिखा है उसी लैंग्वेज में आप उसको लर्न करिए, कोई वो नहीं है। आप उस चीज़ को समझ लीजिए कि क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या चीज़ है, बस उसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ सीखेंगे, यानी कि लेंथ को हम कैसे मेज़र, यानी कि एक एक चीज़ों को हम देखेंगे, लेंथ को कैसे मेज़र करना है, मास को कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, उसके बाद से टाइम को कैसे मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद से क्या होगा कि जब हम मेज़रमेंट करेंगे तो उसमें कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं, क्या कौन कौन से एरर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है जो भी हमारे पास कैलकुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।